हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाढ़ आ गई कहाँ पे? ड्राइव सीरियसली ये मजाक कर रहे हो ऐसे ही? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। जय हो, राधे राधे। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। लेकिन उससे पहले पावर का बच्चों एक थोड़ा सा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज डिस्कशन करते करते रह गई थी, वो पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो आप जल्दी से बैठ जाइए। कुछ मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बता दूं। दो तीन चीजें क्या मतलब, एक सवाल बच्चों जो हम लोग कर रहे थे उसी पे थोड़ा सा चर्चा होगी, है ना। देखिए थोड़ा सा बच्चों, ये हम लोग सवाल कर रहे थे। इसमें बोला गया है इंजन pumps water of density rho through a hose pipe. Water leaves the hose pipe of cross sectional area A with the velocity v. Find the rate at which kinetic energy is imparted to the water. तो बच्चों ये हम सब ने निकाल लिया था कि dk by dt बराबर हाफ रो ए वी क्यूब। बच्चों अगर ये थोड़ा सा कुछ अलग लिखा हो तो आप मुझे बता देना। शायद हम लोगों ने यही रिजल्ट निकाला था ना काइनेटिक एनर्जी का। देख लीजिए एक बार, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड टू द वाटर। ठीक। अच्छा बच्चों, इसमें डाउट ये आ गया था कि सर जिस रेट से पानी को काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी वही इंजन का पावर होना चाहिए। बात सही है, ठीक है, बात सही है, बस थोड़ा सा अंतर ये हो गया बच्चों। देखिए अब इसको देखिए आप बच्चों, अगर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में जाएंगे तो सबने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है। कुछ लोगों ने ये बोला है कि पावर यही हो जाएगी, है ना। कुछ सोर्सेज में यही लिखा है कि पावर यही हो जाएगी, पावर ऑफ द इंजन। लेकिन बच्चों यहाँ पे पावर ऑफ द इंजन इसके डबल होगी, यानी जो हम लोगों ने निकाला था P बराबर F इंटू वी, और F को लिख देंगे V टाइम्स dm बाई dt। और फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रो ए पी क्यूब। तो जो पावर इंजन दे रहा होगा पानी को रो ए वी क्यूब होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पानी की इतनी ही बढ़ेगी, हाफ ए रो वी क्यूब। सर ये आधे का डिफरेंस कहां आ रहा है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, ठीक है, ये इंजन है। और ये इंजन क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो पानी है जो रेस्ट पे है इसको पंप कर दे रहा है आगे की तरफ, और फिर ये पानी आगे की तरफ v स्पीड से जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी जो है वो रेस्ट पे है, और जो इंजन है वो पंप करता है पानी को, और फिर पानी आगे जा रहा है। कुछ ये सिचुएशन है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए हो क्या रहा है। ये आधी एनर्जी लूज कहां हो रही है, तो बच्चों जैसे कोलिजन में आप लोग को पता है कि अगर इनएलास्टिक कोलिजन होता है या पार्शियल इलास्टिक कोलिजन होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ना हो, है ना, तो एनर्जी लूज होती है। तो होता क्या है बच्चों, जब ये रेस्ट वाले पानी को इंजन पंप करके इधर भेजता है ना, तो यहाँ पे जो पानी है और ये जो नया पानी आया, इनके बीच में आप एक तरह से मान लो कोलिजन की वजह से एनर्जी लूज होती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू द वाटर हाफ रो ए वी क्यूब। देखिए बहुत सारे अगर आप सोर्सेज देखेंगे तो उसमें यही चीज पावर ऑफ द इंजन भी बोल दी गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा पावर ऑफ इंजन आप बच्चों ये लिखिएगा रो ए वी क्यूब, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लिए जहां पे भी आपने सवाल लिखा है। जो दूसरा पॉइंट था पावर ऑफ इंजन रो ए वी क्यूब, कारण क्या है, आधी काइनेटिक एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो रही है, आधी एनर्जी कहां चली गई, तो उसका कारण ये बच्चों कि जब पानी आगे ये पंप फेंकता है तो जो पहले से ट्यूब में पानी और जो पानी पीछे से आया, इनके बीच में कोलिजन की वजह से एनर्जी लूज होती है। और तो यही आप पावर लिखिएगा रो ए वी क्यूब। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसी से मिलता जुलता एक सवाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पावर ऑफ द इंजन रो ए वी क्यूब, और रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रो ए वी क्यूब, हाफ रो ए वी क्यूब। प्लीज माइक बंद कर लीजिए, जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं कर रही हैं, मुझे सुनाई दे रहा है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये आधा हिस्सा तो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था, आधा हिस्सा रह गया था, तो ये रो ए वी क्यूब नोट कर लीजिए। बच्चों एक चीज और थोड़ा सा आपको बतानी है, कई बार सवालों में ना आपको मास ऑफ मतलब डीएम बाई डी टी की वैल्यू नहीं बताता है, रेट ऑफ मास जो है डीएम बाई डी टी नहीं बताता है, आपको मास पर यूनिट लेंथ बता देता है, मतलब डीएम बाई डीएल बता देता है, मास पर यूनिट लेंथ दे रखता है सवालों में। तो देखिए उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, डीएम बाई डीएल दे रखता है, डीएम बाई डी टी नहीं देता, मतलब किस रेट से मास फ्लो कर रहा है वो नहीं बताया जाता, आपको डीएम बाई डीएल मास पर यूनिट लेंथ दे रखता है, और फिर आपसे पावर ऑफ इंजन पूछ लेता है। तो बच्चों देखिए पावर ऑफ इंजन ये होता है एफ इंटू वी, तो एफ को लिख देते हैं बच्चों हम लोग वी इंटू डीएम बाई डी टी, ये तो फोर्स हो गया और पहले से एक वी था, ठीक है, तो ये वी डीएम बाई डी टी फोर्स हो गया, ठीक है, और वी पहले से है, तो ये दोनों बच्चों मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे वी स्क्वायर डीएम बाई डी टी। तो अगर बच्चों का आपको रेट मास ऑफ मतलब मास पर यूनिट टाइम दिया हुआ है, डीएम बाई डी टी की वैल्यू दिया हुआ है, तो पावर वी स्क्वायर डीएम बाई डी टी हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों आपको डीएम बाई डी टी नहीं दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है डीएम बाई डीएल, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेंगे, है ना। क्या चेंजेस करेंगे, आप बेटा डीएल से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और डीएल से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा वी स्क्वायर, और डीएल और डीटी को इंटरचेंज कर देंगे, इस वाले डीटी को इधर भेज देंगे, डीएल को पहले लिख लेंगे, तो देखिए ये बन जाएगा वी स्क्वायर डीएम बाई, अब ये जो डीएल है बच्चों इसको पहले लिख देते हैं, डीटी को बाद में लिख देंगे, तो डीएल पहले लिख देंगे और डीटी बाद में लिखेंगे, तो डीएल बाई डीटी बन जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा ये वी स्क्वायर डीएम बाई डीएल इंटू डीएल बाई डी टी, तो बेटा डीएल बाई डी टी इज वी, तो देखिए पावर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा पावर बराबर वी स्क्वायर, बोलिए बेटा। ठीक है, एफिशिएंसी वाले अभी करा देते हैं, बस थोड़ा सा समझा देते हैं आपको फिर कराएंगे। तो वी स्क्वायर इंटू डीएल बाई डी टी और इंटू डीएम बाई डीएल, तो डीएल बाई डी टी मतलब वेलोसिटी और इंटू डीएम बाई डीएल, तो बच्चों देखिए पावर बन जाएगा वी क्यूब इंटू डीएम बाई डीएल, पावर बराबर वी क्यूब इंटू डीएम बाई डीएल, ये फाइनल रिजल्ट बनेगा बच्चों, इसको याद रखिए वी क्यूब इंटू डीएम बाई डीएल। अगर आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया है तो वी क्यूब इंटू डीएम बाई डीएल, और मास पर यूनिट टाइम दिया है तो बच्चों वी स्क्वायर इंटू डीएम बाई डी टी। गुड मॉर्निंग। नाक को क्या हो गया, कैसी दिख रही मेरी नाक, एक सेकंड रुको, हेलो हेलो हेलो, सर देखिए मीटिंग एंड हो गई, थोड़ा देखिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके।
कुछ आवाज आ रही मेरी आप सभी को? ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ ज़ूम में तो कोई टेक्निकल इश्यू था, इसकी वजह से हुआ है। आई होप कि आगे शायद नहीं आएगी समस्या। चलिए। ठीक है बच्चों, तो ये नोट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है, और ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब मास पर यूनिट लेंथ दिया हो, तो v क्यूब इंटू dm by dl। चलिए बच्चों, एक सवाल कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या कह रहा था इसमें। कुछ नहीं, बस जो पिछला वाला फॉर्मूला था वही मैंने कहा था कि v क्यूब इंटू dm by dl। ये फॉर्मूला तब लगाइएगा जब आपको मास पर यूनिट लेंथ पता हो। जैसे ये सवाल देखिए, क्या रहा है आंसर बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। नोट करिए बच्चों, पहला ऑप्शन आना चाहिए आप सभी का, फटाफट से कर लीजिए इसको। v क्यूब इंटू dm by dl। हाँ, अब बच्चों हाँ, ये सवाल बच्चों आपको इसलिए थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या रिजल्ट यूज करना है। नहीं तो अगर वहां पे डिराइव करना होता तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता। हाँ हाँ। आगरा पाठशाला, एक बार फ्रीक्वेंसी का चेक करिए प्लीज। 800 वाट बच्चों इसका आंसर आएगा, फर्स्ट वन। एक और सवाल बच्चों देखिए, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है बच्चों, ये पिछला जो डिस्कशन हमने किया है ये सवाल उस पे बेस्ड नहीं है, नॉर्मल पावर का सवाल है। जो कुछ भी आपने पावर में सीखा है वो आपको यूज करके सवाल करना है। बच्चों मैं फिर से बोल देता हूं, ये सवाल जो अभी डिस्कशन किया उस पे बेस्ड नहीं है, ओवरऑल जो भी पावर में पढ़ाई की है उसी पे बेस्ड है। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, आप लोग थोड़ा देखिए क्या यूज कर सकते हैं आप इसमें। बच्चों किसी का भी आंसर आ जाए तो एकदम बेझिझक बताइए। हाँ बोलिए बेटा। ओके ओके, ये कर लीजिए, फिर लगाता हूँ पिछला सवाल। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। ओके ओके बच्चों आप, हाँ हाँ हाँ, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। बच्चों तो आज थोड़ा टेक्निकल इशू है और हो सकता है आप बीच में बाहर हो जाएं, तो आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, सारे सेंटर्स। चलिए आ जाइए बच्चों, ये सवाल करिए, जिसका भी आंसर आ जाए बताइए। 22.5। ठीक। ओके ओके ओके। ठीक है, आइए बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं इसको। कह रहा फोर्स रिक्वायर्ड टू अ बोट एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। If a speed of 4 kilometer per hour requires 7.5 kilowatt, how much power does the speed of 12 kilometer per hour require? ठीक है, तो बच्चों पहला हिंट इन्होंने बोल दिया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के। तो फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के तो आप ऐसा लिखोगे, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने का, तो फोर्स बराबर सीवी। और आपको पता है बच्चों पावर बराबर होता है एफ इंटू वी। ठीक है, तो F की वैल्यू है CV और इंटू वी, और तो CV स्क्वायर हो जाएगा पावर। तो यहां से बच्चों समझ में आ रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड।
तो जब 7.5 है तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं P1/P2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो V1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 है, तो 4 और V2 बच्चों हम लोग 12 करना चाहते हैं होल स्क्वायर और बराबर है P1/P2। P1 की वैल्यू है 7.5, P2 हम निकालना चाहते हैं, तो बच्चों ये करेंगे तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स 7.5। बच्चों मेरा तो 9 इंटू 7.5 आ रहा है, देखो जरा। आप 22.5 आप लोग बच्चों कुछ बता रहे थे ना? अच्छा, अच्छा, ठीक है। बच्चों ये आंसर आएगा, चेक कर लीजिए। और पहले जिनका काफ़ी सारे बच्चे 22.5 कह रहे थे बच्चों, आप लोग क्या सोचे थे? एक बार डिस्कशन करना चाहेंगे क्या कि सर ऐसा सोच रहे थे तो? हाँ। अच्छा, एफपी बराबर एफवी करके फिर आपने पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कर लिया था, ऐसा? ओके। नोट करिए बच्चों इसको। हाँ, नोट कर लीजिए बच्चों, मैं पिछला क्वेश्चन लगाता हूँ। ये डन है ना बच्चों सबका? मैं हटा रहा हूँ, ये पिछला सवाल लगा रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये पिछला कुछ बच्चों का रह गया था शायद, ये लीजिए। जिन बच्चों ने लिख लिया है हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, एफिशिएंसी। जिनका ये सब नोट हो गया बच्चों, हेडिंग डाल दीजिए एफिशिएंसी। बच्चों आप में से कोई बताना चाहेगा कि एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे डिफाइंड होती है? कुछ भी आइडिया हो एफिशिएंसी के बारे में बताना चाहें अगर आप। ओके, आउटपुट अपॉन, ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज एफिशिएंसी। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, एकदम सही है। एफिशिएंसी हमेशा डिफाइंड होती है बच्चों कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, ठीक है, और आपका इनपुट कितना है। तो आउटपुट जो मिल रहा हो वो आउटपुट एनर्जी लिख दो या आप आउटपुट पावर लिख दो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट पावर या आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट पावर या इनपुट एनर्जी। अब जैसे अगर आप फ्रैक्शन में डिपेंड करें, फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट इतना ही रहेगा। अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी लिखना चाहें तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है? बस बच्चों यही डेफिनेशन है एफिशिएंसी की, लिख लीजिए, फिर इस पे एक सवाल कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, एफिशिएंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? अगर थोड़ा बहुत बताना चाहो आप, एफिशिएंसी की यूनिट।
हाँ बच्चों, तो वापस आ गया। एक्चुअली मेरे एंड पे वो जूम से वो हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद हाँ, चलिए। ठीक, कंटिन्यू करते हैं बच्चों इसको। तो हाँ, मैं आपको एफिशिएंसी बता रहा था कि आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। मैंने आपसे पूछा यूनिट, तो बच्चों देखिए यूनिट कुछ नहीं होगी, क्योंकि आउटपुट भी एनर्जी है, इनपुट भी एनर्जी है, या आउटपुट भी पावर है, इनपुट भी पावर है। तो पावर अपॉन पावर या फिर एनर्जी अपॉन एनर्जी करेंगे तो कोई उसका यूनिट नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबने नोट कर लिया होगा। इस एफिशिएंसी पे एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों एक मान लीजिए टैंक है, और ग्राउंड पे बच्चों मोटर है। क्या आप ऐसा मान लो ग्राउंड पे मोटर है, और इस मोटर को पानी यहाँ पे लिफ्ट करके भेजना है। तो मोटर को पानी जो है टंकी में भेजना है, और ये हाइट मान लीजिए जहां तक वो ले जाना चाहता है बच्चों, ये मान लीजिए 20 मीटर है। टंकी का जो वॉल्यूम है बच्चों, वो 10 मीटर क्यूब है। ठीक है, और इस पूरी टंकी को भरने में जो समय लग रहा है बच्चों, वो 30 मिनट है। ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ द मोटर बच्चों दी हुई है 40%। आपको बताना है कितनी, हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड बाय मोटर, हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड। हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलिए। डिस्टर्ब हो गया, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, तो उसमें हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ 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 हाँ, सारे, हाँ 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 हाँ, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं भी मीटिंग से बाहर चला गया था, तो आ, हाँ हाँ। तो बच्चों मुझे ऐसा बताया गया है कि लाइव कुछ क्लास मतलब यूट्यूब पे लाइव चल रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। कोई ऐसा हम लोग डिस्कनेक्ट होंगे तो वापस से कनेक्ट होंगे, और जो भी मिस होगा मैं वापस से समझा दूंगा। जैसे आपको एफिशिएंसी ये क्लियर हो गया ना कि आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, बोलिए। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखिए एफिशिएंसी बराबर जो भी आपको आउटपुट मिला है, ठीक है, वो एनर्जी का कुछ भी आउटपुट हो, 100 जूल 200 जूल, और जितना आपने इनपुट दिया उस आउटपुट को पाने के लिए, मान लीजिए बच्चों एक समझाने के लिए कि एक पंप जो है वो हमें आउटपुट देता है 100 जूल। ठीक है, और आपने उस काम को करने के लिए जो एनर्जी खर्च करी 200 जूल। मान लीजिए बच्चों आपने पंप को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी 200 जूल दी, और उससे जो पंप घूमा और जो कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ वो 100 जूल था। तो मैं इस पंप के लिए आपको एफिशिएंसी पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? ये आउटपुट है और ये इनपुट है, तो आप इसकी एफिशिएंसी क्या बताओगे बच्चों? आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, या तो 1/2 बोल दीजिए वो भी सही है, या 50% एफिशिएंसी बोल दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? बस यही है। एफिशिएंसी का मतलब है जो आपको आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय उस आउटपुट के लिए आपने जितना इनपुट डाला इनटू 100, वही एफिशिएंसी कहलाता है। अब जैसे इसमें बच्चों एक सवाल है आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिए। एक पंप है बच्चों, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है एक पावर सोर्स से। ठीक है, तो ये पंप जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना, करंट जा रही है, पंप घूम रहा है, और पंप क्या कर रहा है बच्चों, पानी को ग्राउंड से उठा के 20 मीटर ऊपर एक टंकी रखी है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो ग्राउंड से उठा करके पानी उस टंकी तक पहुंचा रहा है। टंकी का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ वाटर आप ले लीजिए बच्चों 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इस पानी को पहुंचाने के लिए बच्चों 30 मिनट लग रहे हैं, मतलब 30 मिनट के अंदर वो पूरी टंकी फुल कर देगा। ये जो मोटर लगी है पूरे टैंक को
30 मिनट के अंदर फुल कर रहा है। अगर मोटर की एफिशिएंसी 40% है, तो आप बताओ कि कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया होगा मोटर। सवाल सबको क्लियर है ना? कुछ पूछना चाहते हैं सवाल में तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ। हाउ मच पावर की जगह बच्चों मैं लिख देता हूँ हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय मोटर। तो सवाल में ये देखिए बच्चों, एक टैंक है जो कि ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है और उसमें पानी को फिल करना है। जो टैंक है वो 10 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। 30 मिनट में बच्चों ये पूरा फुल कर देता है, ठीक है, टंकी को। तो आपको बताना है अगर मोटर की एफिशिएंसी 40% है तो कितना एनर्जी, या फिर बच्चों दोनों आंसर करो आप, एनर्जी और पावर, कितना पावर मोटर ने कंज्यूम किया होगा या कितनी एनर्जी, दोनों करिए आंसर, पावर और एनर्जी दोनों। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बहुत स्लोली जा रहा है। नहीं, वेलोसिटी नहीं कंसीडर करना है बेटा, बिल्कुल स्लोली पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा। अच्छा, एक मोटर है बच्चों, ग्राउंड पे लगी हुई है और 20 मीटर हाइट पे एक टैंक रखा हुआ है। उसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है और उसकी डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम, मतलब पानी की जो डेंसिटी है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो मोटर पानी को ग्राउंड लेवल से लेकर टैंक तक ले जा रहा है और पूरे टैंक को भरने में 30 मिनट खर्च हुए हैं, है ना? तो आपको बताना है कि कितनी पावर कंज्यूम किया होगा मोटर, अगर मोटर की एफिशिएंसी 40% है तो। ओके। हम्म। कोई नहीं कोई नहीं। आपको बताना है कितना मोटर ने एनर्जी या पावर कंज्यूम की होगी। बच्चों आंसर आ जाए तो बता देना आप। कितना है बेटा? ओके। ओके बोलिए। ठीक। सवाल में ये है कि एक टैंक है जिसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। ग्राउंड लेवल से वो टैंक जो है 20 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। 30 मिनट में ये पूरा टैंक भर देता है। ये जो मोटर है ये कंप्लीटली फिल कर देता है टैंक को 30 मिनट में। अगर मोटर की एफिशिएंसी 40% है तो आपको बताना है कि इसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, यानी कितना पावर कंज्यूम किया होगा मोटर ने उस टैंक को पूरा फुल करने के लिए। हाँ हाँ बस यही है, यही सवाल कर रहे हैं। ये बस एक्सप्लेन किया मैंने कि आप एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक पंप है या कुछ भी मशीन है, उसमें आपने 200 जूल का एनर्जी दिया और उसका आउटपुट 100 जूल मिला आपको, ठीक है। तो आप 200 इनपुट दे रहे हो, 100 जूल आपको आउटपुट मिल रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे लिखोगे आप? जितना आउटपुट मिला डिवाइड बाय जितना आपने इन्वेस्ट किया, जितना इनपुट था, इनटू 100, तो वो एफिशिएंसी। 10⁻7 आ रहा है पावर। ओके। 9 × 10⁻³ ठीक है। चलिए बच्चों आइए करते हैं सवाल।
कोई बताना चाहेगा बच्चों, क्या थॉट प्रोसेस था? अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे, कुछ बताना चाहे, कोई भी आप बता सकते हो। हाँ, मास निकालेंगे, ठीक है। तो मास कैसे निकालेंगे बेटा? बिल्कुल सही है। हाँ, तो मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे बच्चों, तो मास आ गया 10 के पावर 4 kg, सही है ना? फिर उसके बाद क्या किया आपने? हाँ, हाँ, mgh। बच्चों जितना देखिए पानी की पोटेंशियल एनर्जी में जितना बढ़ोतरी होगी, पंप ने उतना ही तो काम किया होगा, है ना? तो mgh बिल्कुल सही है। तो m की वैल्यू बच्चों 10 के पावर 4, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों हम लोग mgh यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो m की वैल्यू है 10 के पावर 4, g की वैल्यू है 10 और हाइट ले जा रहे हैं ऊपर बच्चों 20 मीटर, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी मोटर ने खर्च करी पानी को यहां से यहां तक ले जाने के लिए बच्चों, वो हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। इतना तो मोटर ने एनर्जी खर्च करी पानी को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। इतनी तो मोटर की एनर्जी खर्च हो गई। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम, कितने जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया होगा, तो बच्चों इतना तो पावर, मतलब इतनी तो एनर्जी मोटर की खर्च हुई होगी। एनर्जी चूंकि एफिशिएंसी 40% ही है केवल, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ली होगी और उसमें से केवल इतना ही एनर्जी खर्च किया होगा पानी को लिफ्ट करने के लिए। तो जो एफिशिएंट, हाँ बोलिए। एम की वैल्यू 10 के पावर 4, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 10 है और डेंसिटी 10 के पावर 3 है, तो मास 10 के पावर 4 हो जाएगा, है ना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आएगा ना। तो एफिशिएंसी बच्चों क्या होता है? एफिशिएंसी बराबर होती है जो एनर्जी आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100, ठीक है। तो बच्चों आउटपुट एनर्जी है 2 इंटू 10 के पावर 6 है, ये आउटपुट है क्योंकि यही एनर्जी मोटर जो है यूटिलाइज कर रही है पानी को ऊपर उठाने के लिए। तो आउटपुट तुम्हारा, तो मैं इसको इस तरह से कुछ लिख दूं बच्चों 40, और 100 को इधर ले आओ तो 40 डिवाइड बाय 100 बराबर आउटपुट है बच्चों 2 इंटू 10 के पावर 6, और इनपुट है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा पंप। तो यहां से देखिए बच्चों कैंसिल कर दिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बचेगा, और कैंसिल करेंगे 5। तो बेटा इनपुट जो एनर्जी है, जो एनर्जी मोटर ने लिया है इलेक्ट्रिसिटी से, वो एनर्जी बच्चों आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 6। इतनी एनर्जी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से मोटर ने ली है, इतनी एनर्जी 5 इंटू 10 के पावर 6, उसमें से 2 इंटू 10 के पावर 6 इतना ही कन्वर्ट हुआ है पानी को ऊपर उठाने में। यहां तक बच्चों क्लियर है आप सभी को? कौन सा वाला पार्ट बताऊं बेटा आपको फिर से? ये 40 लिखा है बेटा, तो 100 को आप इधर लाएंगे तो 40 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना, 40 100 को इधर ले आएंगे, ठीक है। और आउटपुट यही है क्योंकि इसी को यूज करके मोटर ने पानी ऊपर चढ़ाया है, तो ये आउटपुट हो जाएगा ऊपर। इनपुट हमें इलेक्ट्रिसिटी से कितनी एनर्जी मिल रही है पंप को वो निकालना है, तो इनपुट निकालना है, तो इनपुट की वैल्यू 5 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? अब चलिए बच्चों, एक चीज तो मैंने बता दिया, ये बता दिया पावर ऑफ मोटर कितनी होगी, एवरेज पावर ऑफ मोटर, ये कैसे निकाले बच्चों? मोटर की पावर निकालनी है। हाँ, पावर जो बच्चों मोटर की, मोटर ने कितना काम किया, ठीक है, और उस काम को करने के लिए कितना समय लगा। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे आप? तो काम तो पावर जो मोटर ने किया वो 10 के पावर 6 इतना काम किया, डिवाइडेड बाई उस काम को करने के लिए कितना समय लगा। तो समय बच्चों 30 मिनट है, तो 30 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये 2 इंटू 2 जीरो आप हटा दो, और यहाँ पे 10 के पावर 4 बन जाएगा 2 जीरो काटने के बाद, और ऊपर बचेगा 2, 2 से कैंसिल करोगे नीचे 3, तो बच्चों 1/9 इंटू 10 के पावर 4 वॉट, इतना पावर होगा मोटर का, ठीक है। क्योंकि इतनी एनर्जी मोटर खर्च कर रहा है और 30 मिनट में खर्च कर रहा है, तो जितना खर्च किया और 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/9 इंटू 10 के पावर 4 वॉट, हाँ इतना मोटर का पावर होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कितनी, इलेक्ट्रिसिटी का कितना पावर कंज्यूम किया उसने, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी इतनी खर्च हुई है ना 5 इंटू 10 के पावर 6, तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर कितना होगा, ये तो पावर मोटर का हो गया, ठीक है।
कितने कितने वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, कितने वॉट। तो जो पावर इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम किया बच्चों, वो हो जाएगा जितना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है 5 × 10⁶ डिवाइडेड बाई जितना समय 30 मिनट, तो 30 × 60 कर दीजिए सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर से 2 जीरो चले जाएंगे तो 10⁴ बच जाएगा और नीचे बन जाएगा 5/18। तो 5/18 × 10⁴ वॉट, इतनी बच्चों पंप ने इलेक्ट्रिसिटी की पावर कंज्यूम करी है। और उसका 40% यानी 1/9 × 10⁴ वॉट मोटर ने खर्च करा है। ठीक है, टोटल एनर्जी इतनी खर्च करी है मोटर ने 2 × 10⁶, और इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों लिया है 5 × 10⁶। अब इसमें कोई भी आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। मतलब उसको सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, 18 दूनी 36 2.8 × 10⁻³ ऐसा कुछ वॉट आ जाएगा शायद। बच्चों कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। ठीक, हल्द्वानी पाठशाला माइक बंद कर लीजिए बेटा, अगर बात नहीं कर रहे हैं तो, मतलब कुछ पूछना नहीं है तो। हाँ हाँ, करिए करिए। बच्चों कुछ पूछना हो, समझना हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये निकाल ये समझ गए आप? कौन सा, कहाँ पे नहीं समझ में आए? ये वाला देखिए, तो ये जो पावर मोटर का ये आया ना, ये मोटर का पावर है ना, कि मोटर ने पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी खर्च करी, है ना, जैसे जूल पर सेकंड, तो इतने जूल पर सेकंड मोटर ने खर्च करी। अब मोटर ने एनर्जी खर्च करी है तो मोटर इलेक्ट्रिसिटी से ले रहा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से कितनी एनर्जी ले रहा है पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिसिटी से कितनी पावर ले रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी से पावर लेने का काम ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इतनी टोटल कंज्यूम करी है पंप ने 5 × 10⁶, और 30 मिनट में इतनी एनर्जी कंज्यूम करी है, तो कितनी पावर इलेक्ट्रिसिटी से ले रहा है, तो 5 × 10⁻⁶ इतनी एनर्जी ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, और 30 मिनट में ले रहा है, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो 5/18 × 10⁴ है। बच्चों क्लियर है ना ये सबको? थोड़ा सा एक ही उसमें लिख दिया हूं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूछने की जरूरत है तो पूछ। आगे बढ़ चलें बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डाल दीजिए, सेंटर ऑफ मास। नया चैप्टर है बच्चों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ मास। तो पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। जो सेंटर ऑफ मास, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ, किसका सिलेबस? 18 को है आपका टेस्ट, या 11 वाले टेस्ट की? 11 को तो नहीं है ना शायद आपका, 18 को है। 18 को यार जो मेरे पास सिलेबस आया है बच्चों, लेकिन उसमें चेंजेस कराने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सिलेबस दे दिया है 18 को। हाँ हाँ, इतना हो भी नहीं पाएगा। सेंटर ऑफ मास तो, हाँ बेटा, सेंटर ऑफ मास तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। रोटेशनल मोशन शुरू का आ सकता है बेटा, रोटेशनल मोशन शुरू का आएगा, पूरा रोटेशनल मोशन नहीं आएगा। तो जो आप सिलेबस मान के चलिए कि, क्या क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर का तो नहीं दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास आपको पूरा आएगा, और रोटेशन, अच्छा, और इस वाले टेस्ट में भी वर्क एनर्जी थ्योरम तक ही आया ना?
ठीक है, तो एक काम करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर का बचा हुआ पोर्शन सेंटर ऑफ मास इतना कर लेंगे, ठीक है। और रोटेशनल मोशन का शुरुआत का मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो लेकिन आप लोग तैयारी ये रखिए कि सेंटर ऑफ मास तो 100% आएगा और वर्क एनर्जी पावर का वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद, ठीक है। यानी एनर्जी कंजर्वेशन और पावर और ये सब आएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारा इन्होंने दे रखा है, इतना नहीं हो पाएगा बच्चों, मैं बात करके हम लोग मैं फाइनल आपको कल बता दूंगा, ठीक है कितना। वर्क एनर्जी पावर में वर्क तो आप लोगों से पूछा जा चुका है, वर्क एनर्जी थ्योरम आ चुकी है। और वर्क में, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम तक आपका आ चुका है, तो उसके बाद से जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके टेस्ट का हिस्सा होगा इस बार, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास पूरा आएगा, ठीक है। चल, ये बच्चे अभी पूरा पेपर डिस्कशन किया था ना मैंने लास्ट क्लास में, एक एक सवाल। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हाँ हाँ बोलिए। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या बेटा? बच्चों देखो, सिलेबस कोशिश तो यही करते हैं कि जितना जल्दी हो पाए, लेकिन यार टेस्ट के पहले आपका हो जाएगा। बाकी देखो, जो तुम्हारा पोर्शन जहां तक आया है वो फ्राइडे तक का आया है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है और जो हम लोग करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि फिर से मतलब ये मान लो कि अगर आपको संडे का पेपर है तो ये मान लो थर्सडे तक तो शायद चला ही जाएगा, कितना भी कोशिश कर लें, ठीक है। तो वो रहेगा, तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करते रहिए, वहां तक मत रुकिए कि जब पूरा सिलेबस होगा तभी करेंगे। आप जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं करते जाइए, ठीक है। बच्चे जिन्होंने पेपर का सवाल पूछा मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, उसका आंसर, ठीक है। मैंने पूरा पेपर डिस्कशन किया बच्चों, आप लोग बदमाशी करते हो, देखो पूरा एक एक सवाल डिस्कशन किया है। दो आंसर सही हैं। हाँ हाँ, F1 प्लस F2 माइनस F3 के बराबर होना चाहिए ना बेटा। तीनों का सम माइनस F3 हो जाएगा बेटा, उधर ले जाओगे तो आप है। पेपर का अच्छा जो भी सवाल है लास्ट के 15 मिनट में डिस्कशन करें। उसमें एग्जैक्ट शायद 10 से आंसर मैच ही नहीं कर रहा, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना 10 से। अच्छा अच्छा, मैंने डिस्कशन, ठीक है, मैंने डिस्कशन किया था तो ऐसा दिखा नहीं था कोई, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। टूवर्ड्स द एंड एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा आ जाइए, सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, सेंटर ऑफ मास हेडिंग डाल लीजिए। अ, मैंने पेपर वैसे हर एक सवाल डिस्कशन किया था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, सेंटर ऑफ मास हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास हेडिंग डाल दीजिए, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलिए बच्चों, अच्छा सेंटर ऑफ मास टर्म सुनते ही आपके दिमाग में जो जो ख्याल आ रहे हो, जो जो आप जानते हो सेंटर ऑफ मास के बारे में, जल्दी जल्दी से बताना शुरू करिए। ओके, अच्छा एक पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है ठीक है, और बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो मुझे लगभग 3 बच्चों ने भी बताया ऑलमोस्ट सेम, हाँ
बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा-सा अब आपको समझाता हूँ। देखिए, जो मेन मुद्दा था, जो मेन पॉइंट था, वो ऑलमोस्ट आप सबने बता दिया, ठीक है? सेंटर ऑफ मास पढ़ने का ऑब्जेक्टिव। अब मैं थोड़ा-सा और आपको इसमें जानकारी देता हूँ बच्चों कि हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ क्यों रहे हैं और सेंटर ऑफ मास के बिना पढ़े भी क्या आगे फिज़िक्स पढ़ी जा सकती है क्या? तो थोड़ा-सा इसके बारे में जानते हैं। बच्चों देखिए, कोई भी अभी तक आपने जितने भी सवाल किए हैं ना, न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, जो कुछ भी बच्चों आपने अभी तक पढ़ा है, ध्यान से सुनिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ठीक है? वहाँ हम लोग क्या करते थे कि जैसे कोई कार चल रही है या कोई ब्लॉक स्लाइड हो रहा है या कोई ट्रक जा रहा है, तो हर बार हम क्या करते थे, उसके मोशन को समझने के लिए उस ट्रक को या उस कार को या उस बड़े से ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास मान लेते थे। जैसे आप लोग बच्चों याद हो कि हम लोग ये अभी पढ़ रहे थे टर्निंग ऑन अ रोड, है ना? तो वहाँ पे बच्चों एक कार है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कहते थे कि यार एक काम करते हैं, इस कार को ना ऐसा एक पॉइंट मास मान लेते हैं और इस पे सारे फ्री बॉडी डायग्राम लगा दो कि एफ पी इधर लगेगा, एम जी इधर लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, नॉर्मल कुछ ऐसा लगेगा और फिर आप मोशन इसका एनालिसिस कर लो। बच्चों यही करते थे ना, बताओ? ठीक है। जितने भी अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, सब क्या करते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको पॉइंट मास मान लेते थे, खत्म। पर रियलिटी में बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, जैसे ट्रक है, बस है, कार है, आपके पेंसिल है, कोई भी चीज है, आप उसको पॉइंट मास तो नहीं मान सकते। रियलिटी में तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके वो चीज बनी है, तो उसको पॉइंट मास मान के और उस पे सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगा देना, ये तो गलत है। ठीक है? तो अब क्या किया जाए? क्योंकि हमने तो सारी चीजें इसके लिए पढ़ी है ना, पॉइंट मास के लिए, कि किस तरह से पॉइंट मास के लिए कितने फोर्सेस लगाओ, कैसे उसको सॉल्व करो, वो तो हमने सब इसके लिए पढ़ा है। बट रियलिटी में चीजें बिल्कुल अलग है। रियलिटी में तो सिस्टम ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलके कोई चीज बनी है। तो कैसे उस समस्या का हल ढूंढा जाए? तो ये हम पढ़ते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास निकालना। हम कहते हैं कि यार देखिए, ये बात सही है कि कोई भी ट्रक है, बस है, कार है या हैवी ऑब्जेक्ट है, ये बात सही है कि उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल है। लेकिन हम एक काम करेंगे, हमने ये सारी चीजें इस पॉइंट मास के लिए पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इस पूरे पार्टिकल को रिप्लेस कर देंगे एक पॉइंट से, ठीक है? और फिर जैसे इस पार्टिकल के लिए हम लोग एफबीडी बनाते थे, तो इसकी इसकी जगह हम एक पार्टिकल इसको रिप्लेस कर देंगे पार्टिकल से और फिर सारे अपने कॉन्सेप्ट लगा देंगे, क्योंकि इसके बारे में तो हमें अच्छे से पता है कि पार्टिकल कोई पॉइंट मास है या कोई पार्टिकल है, उस पे कैसे फोर्सेस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो अच्छे से आता है। बस हमें बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट यूज करके इस पूरी चीज को एक छोटे से पार्टिकल में तब्दील करके, चेंज करके और फिर उस पे सारे कॉन्सेप्ट लगा के फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास बच्चों हमें ये एबिलिटी देता है कि जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल है, उसकी जगह पे एक पार्टिकल बना के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर एक पार्टिकल में चेंज क्यों करना है, जरूरत क्या है? क्योंकि हमें एक पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स है उसकी मदद से सारी चीजों को सॉल्व करना आता है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये सब सीखा है काइनेमेटिक्स में। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें एक पार्टिकल में तो ठीक है। तो आप ये मान लीजिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप एक हैवी ऑब्जेक्ट या मिलियंस ऑफ पार्टिकल को एक सिंपल पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हो। इसलिए सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स में। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंस हो गया कि सर क्यों पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है बच्चों सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली, ठीक है? तो बच्चों, अगर आप एक पेन लो या कोई हैवी ऑब्जेक्ट लो और आप उसको उछालो, है ना, आप हवा में उछालो, ठीक है, जैसे ये मैं पेन को उछाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ये पेन बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन करता हुआ जा रहा है आगे, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन करता हुआ जा रहा है। तो जैसे ये है, तो ये अजीब सा मोशन करता हुआ जा रहा है ना, ऐसा घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स मोशन है। लेकिन बच्चों, इस पूरी पूरे पेन में एक पॉइंट ऐसा है बच्चों, एक पॉइंट ऐसा है जो एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है जैसे कि एक सिंगल पार्टिकल जा रहा होता। जैसे ये इसमें एक पार्टिकल तो है नहीं, ये तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन जब आप इसको फेंकते हो, ठीक है, तो भले ही एक ऐसा मोशन करता हो, कॉम्प्लेक्स मोशन घूमता हुआ आगे बढ़ रहा हो, लेकिन इस पेन में एक पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल वैसे ही ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है जैसे कि एक पार्टिकल को फेंका जाता तो वो ट्रेजेक्टरी फॉलो करता। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस पेन में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो पॉइंट जो एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है जो एक पार्टिकल फॉलो करता, कि हम इस पेन की जगह एक पार्टिकल को फेंकते तो जैसा उसका मोशन होता,
इस पेन में वैसा ही एक पॉइंट है जो एग्जैक्टली वैसा ही मोशन करता है। बाकी सारे मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स है बच्चों। जैसे आप ऐसा फेंकू मैं, है ना, ऐसा फेंका, तो आप देखो इस पॉइंट को देखो, जो टिप है ना पेन की, या इस पॉइंट को देख लो जो इस वाले एंड का है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो पैराबोलिक पाथ नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, क्योंकि ये पेन यूनिफॉर्म है तो ऑलमोस्ट इसका सेंटर, तो वो सेंटर का जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है जैसे कि एक सिंगल पार्टिकल जाता। बाकी सारे मोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जब देखा गया कि बच्चों इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल वैसे ही पाथ फॉलो कर रहा है जैसे कि एक सिंगल पार्टिकल फेंका गया होता तो वो फॉलो करता, तो इस पार्टिकल को बच्चों स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बच्चों इंपॉर्टेंस में और आपको बताते जाऊंगा। तो जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरे सिस्टम का मास आप एज्यूम कर सकते हो कि वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। देखो बच्चों, ये बात सही भी है क्योंकि आपको प्रश्न हल करने में मदद करेगी। पर बच्चों ये एक मतलब हाइपोथेसिस है, मतलब ये अजम्पशन है। ठीक है, तो सर ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है बच्चों, कि आप इस पूरे सिस्टम को जब मैं रिप्लेस कर रहा हूं इस पार्टिकल से, मतलब इस पूरे सिस्टम का मास मैं इस पार्टिकल में मान सकता हूं। सही बात है, क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। पर बच्चों उतना ही सच ये भी है कि अगर मैं इस पेन को तोड़ दूं, है ना, इसके पूरे पीसेस कर दूं और तोड़ते तोड़ते इसके सेंटर पे पहुंच जाऊं, तो मुझे ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं कि नॉल पाठशाला बंद कर लीजिए माइक। तो मुझे ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं कि जहां पे कुछ सेंटर ऑफ मास हो। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप रॉड है, ठीक है, कोई रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, पता हो तो बताना। जैसे कोई यूनिफॉर्म रॉड है ना, मास m लेंथ l की, तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? जानते होगे तुम लोग? एक रॉड है, मास m लेंथ l, इसके सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों? l/2 पे होगा, सेंटर पे बीचों बीच, है ना, यहां पे होगा। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करो, इस रॉड को तोड़ दो पूरा, है ना, इसके पीसेस पीसेस कर दो सारे, तोड़ते 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 आप यहां पे पहुंच जाओ, इस आशा में कि यार हम इसको तोड़ते तोड़ते यहां पहुंच जाएंगे तो यहां कुछ हमें मिल जाएगी ऐसी चीज जिसका मास m होगा और वो पार्टिकल साइज होगी। पर बच्चों ऐसा नहीं होगा। आप इसको तोड़ते 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 चले जाओगे, कहीं भी आपको ऐसा कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा जिसका मास m हो। ठीक है, तो बच्चों ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ आप इसको मान सकते हो, जैसे अब इस पे फोर्सेस लगा दिए जाए रॉड पे ढेर सारे, है ना, खूब सारे फोर्सेस लगा दें, तो आप ऐसा मान सकते हो कि वो सारे फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं, सेंटर पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये माना जा सकता है कि पूरे सिस्टम को आप एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दो, ये बात सही है। लेकिन बच्चों अगर आप फिजिकली उसको तोड़ के देखोगे कि कोई चीज निकल रही है क्या जिसका मास m है, तो वैसा कुछ नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ मास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसीलिए स्टेटमेंट में बोला जाता है center of mass is the point at which entire mass of the system is assumed to be concentrated। assumed, is concentrated ऐसा नहीं बोलते, is assumed to be concentrated, कि आप ऐसा मान लो कि वहां पे concentrated है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे एक्चुअल में कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें कॉम्प्लेक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट को एक सिंपल पॉइंट मास बदलने में हेल्प करता है। फिर एक बार पॉइंट मास बदल गया तो जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था वो अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्या सेंटर ऑफ मास रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या बच्चों? क्या लगता है इतने डिस्कशन के बाद? सेंटर ऑफ मास रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? नहीं करता। जैसे आप रिंग है बच्चों, है ना, रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है बताओ? सेंटर पे। अब बच्चों रिंग के तो सेंटर पे तो कोई भी चीज ही नहीं है, पर रिंग का अगर हमें सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा तो रिंग का सेंटर होगा। सही है ना? तो यही चीज है। मैं थोड़े से आपको एक दो पॉइंट्स लिखवाता हूँ सेंटर ऑफ मास के बारे में, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करना है। लिखिए बच्चों सेंटर ऑफ मास के बारे में। लिखिए बेटा, टिल नाउ, टिल नाउ टिल नाउ वी नो टिल नाउ वी नो हाउ टू अप्लाई टिल नाउ वी नो हाउ टू अप्लाई
एनएलएम, एनएलएम मतलब बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पूरी चीज। टिल नाउ वी नो हाउ टू अप्लाई एनएलएम फॉर पॉइंट मास, फॉर पॉइंट मास। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, बट इन रियलिटी, but in reality there is no point mass, there is no point mass comma there are collection of point masses, there are collection of point mass। collection of point masses। लिख लिया बच्चों? अगला पॉइंट लिखिए, by using by using by using COM, by using COM, COM मतलब सेंटर ऑफ मास, by using COM concept, by using COM concept अच्छा डिस्कनेक्ट होने वाली है क्या? अरे अरे भैया फोन ऑन निकाल लो, राजा बेटा साहब, हम भी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है आ जाएंगे वापस, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हाँ 2 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो घबराना नहीं, आ जाएंगे वापस, ठीक है। हल्ला नहीं मचाना। यूट्यूब पे पढ़ोगे क्या? यूट्यूब पे आ जाओ, लाइव आ रही है ना यूट्यूब पे? ठीक, चलिए बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोग देख पा रहे होगे। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स तो लिख लिए हैं। अब ये हम लोग लिखने वाले तीसरे पॉइंट में कि बाय यूजिंग सीओएम कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लिखते रहिए। बाय यूजिंग सीओएम कॉन्सेप्ट, by using COM concept we will convert collection of particles, we will convert collection of particles into single particle, we will convert collection of particles into single particle। लिखा बच्चों तीसरा वाला पॉइंट?
बोलिए बेटा। करेंगे करेंगे सर, करना ही पड़ेगा। रुक जाओ, और दो चार लोग ज्वाइन कर ले, फिर करते हैं, ठीक है? क्या पीछे कर दूं? करेंगे करेंगे सर, करेंगे। कुछ नहीं, चार शब्द बोले और उसको चार बार रिपीट करेंगे। आने दीजिए सबको। चार शब्द बोले मैंने, वो लिखवा दूंगा फिर से, ठीक? मैंने इतना ही बोला बच्चों, बाय यूजिंग सीओएम कॉन्सेप्ट, इतने यहां तक तो शायद आप थे, ठीक है? वी विल कन्वर्ट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इनटू सिंगल पार्टिकल। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इनटू सिंगल पार्टिकल। जी बिल्कुल मैडम। बाय यूजिंग सीओएम कॉन्सेप्ट, by using COM concept, we will convert system of particles into single particle. लिखा बच्चों ये वाला? ठीक। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने बस इंपॉर्टेंस पढ़ा है कि सीओएम क्या है ना? और क्यों पढ़ रहे हैं सीओएम, अभी तक ये डिस्कशन किया है। अब बच्चों थोड़ा सा सीओएम को फाइंड करने का तरीका निकालेंगे कि सेंटर ऑफ मास को फाइंड कैसे करते हैं। ये तो पढ़ लिया कि भाई सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज करके मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर जो हम लोगों ने अभी तक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और सारी चीजें पढ़ी है उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, बिल्कुल सर। लिखिए, बाय यूजिंग सीओएम कॉन्सेप्ट वी विल कन्वर्ट we will convert multiple particle system into single particle, multiple particle system into single particle। बच्चों जो लोग लिख लिए हैं वो हेडिंग डाल दीजिए। फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, फाइंडिंग सीओएम। फाइंडिंग सीओएम। देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास कितने केसेस आएंगे? एक तो हो सकता है बच्चों आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम है, सबसे आसान वाला बच्चों यही होता है कि दो पार्टिकल दे दिए और आपसे सेंटर ऑफ मास पूछ दिया कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है। या फिर बच्चों मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, मतलब दो से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम भी आ सकते हैं। और जो लास्ट वाला केस होता है बच्चों, वो होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है? दो पार्टिकल सिस्टम का क्या मतलब होता है बच्चों? एक पार्टिकल इधर रख दिया, एक पार्टिकल इधर रख दिया, सेंटर ऑफ मास कहां है बताओ? मल्टीपल पार्टिकल मतलब दो से ज्यादा, है ना? दो तीन या चार पार्टिकल रख दिए, पूछिए सिस्टम सेंटर ऑफ मास का, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो गया बच्चों, जैसे रिंग हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग, फुल रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया। तो ये सारे कहलाते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। तो हम लोग बच्चों एक एक करके सारे केसेस डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप लोगों ने हेडिंग डाल दिया फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, उसके अंदर बच्चों सब हेडिंग डालिए फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। मेन हेडिंग होगी फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, उसके अंदर सब हेडिंग होगी, बोलिए 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 दोबारा। अच्छा अच्छा, कहां से कहां से? अच्छा, ये वाली स्लाइड, ठीक। आप, हाँ, ये वाली स्लाइड में तो थे ना आप? आधी हुई थी। तो इसके बाद मैंने, हाँ, अभी तक मैंने एक ही पॉइंट बोला है कि झगड़ा नहीं करो, आपस में झगड़ा नहीं करो, मेरे लिए और वो नहीं करो, मैं बताता हूं। लास्ट पॉइंट था कि बाय यूजिंग सीओएम कॉन्सेप्ट वी विल कन्वर्ट
मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम इनटू सिंगल पार्टिकल। मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए सीओएम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मैंने जो लास्ट लाइन बोली थी डिस्कनेक्ट होने से पहले, बाय यूजिंग सीओएम कॉन्सेप्ट विल कन्वर्ट मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम इनटू सिंगल पार्टिकल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग सीओएम कॉन्सेप्ट वी विल कन्वर्ट मल्टीपल पार्टिकल इनटू सिंगल पार्टिकल। मल्टीपल पार्टिकल अभी अभी एक दो बार और होगा शायद, अभी कुछ और ज्वाइन करेंगे, खैर। अब मत करना प्लीज, ठीक है। हाँ, इसके बाद बच्चों हेडिंग डालना है आपको, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास के अंदर बच्चों देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कई सारे केसेस आ सकते हैं। सबसे पहला और आसान केस है कि दो पार्टिकल आपको दे देंगे, इनका सेंटर ऑफ मास पूछ देंगे, ये सबसे इजीएस्ट केस है। उसके बाद मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम आएगा, जिसमें दो से ज्यादा होंगे, 3 4 5 जितने भी हो। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में क्या होता है कि स्फीयर, डिस्क, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, आर्क, है ना, तो इनके भी सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों टू पार्टिकल सिस्टम। तो मेन हेडिंग होगी फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, उसके अंदर सब हेडिंग होगी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो मेन हेडिंग डाल दीजिए बच्चों फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, उसके अंदर सब हेडिंग डाल दीजिए टू पार्टिकल सिस्टम। अब आइए टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है, और एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m2 है। ठीक है बच्चों, इनकी बीच की दूरी कुछ d है मान लीजिए, ठीक है, और इन दो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, बच्चों अगर किसी को सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला पता हो और बताना चाहे तो बता सकते हैं। बच्चों कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स? बिल्कुल सही है, तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बच्चों इसमें दो ही लिख रहे हैं, अगर दो से ज्यादा मासेस होते तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब चूंकि बच्चों इसमें भी देखिए आप लिखने को y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्योंकि पार्टिकल केवल x एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस में ही लाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि x में डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर ऑफ मास y चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ चूंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अलोंग है, तो सेंटर ऑफ मास भी इसी एक्सिस पे लाई करेगा। अब बच्चों मान लीजिए मैं आपको m1 के कोऑर्डिनेट कुछ दे देता हूं बच्चों, a कॉमा या x1 कॉमा 0, और बच्चों m2 के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा 0। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर m1 के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा 0 और m2 कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा 0, देन सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होंगे। ठीक है, अब अगली कहानी बच्चों, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर लीजिए। जो सबसे ज्यादा बच्चों पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस फ्रॉम m1। आपसे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बच्चों m1 से पूछ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको m1 से दूरी बताना है तो बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, जिस भी पार्टिकल से दूरी बताना है आप उसको ओरिजिन मान लीजिए। जैसे मुझे m1 से दूरी बताना है तो मैं ऐसा मान लूंगा कि m1 ओरिजिन पे रखा है, ठीक है, 0,0, और चूंकि इससे d दूरी पे m2 है तो m2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे d,0। ठीक है, तो देखिए जरा सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस फ्रॉम m1, तो आप बच्चों लिखोगे x बराबर m1 x1, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, m2 x2 तो m2 इंटू डी हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो जिससे भी बच्चों दूरी पूछी जाए उसको ओरिजिन मान लीजिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी x बराबर m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास बच्चों आ जाएगा m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मतलब यहां से अगर मैं इस दूरी को बच्चों x की जगह थोड़ा सा r1 बोल देता हूं, ठीक है, पहले वाले पार्टिकल से दूरी, तो r1 की वैल्यू बच्चों यानी यहां पे सेंटर ऑफ मास सिस्टम का होगा। ठीक है, m1 m2 पार्टिकल, उनका सेंटर ऑफ मास इतनी दूरी पे होगा, r1 बराबर m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर बच्चों मुझसे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछी जाए, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछी जाए बच्चों, मान लीजिए m2 से पूछती जाए, तो इस बार ओरिजिन किसको मानोगे बेटा आप? सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2।
m2 को। तो बच्चा अगर m2 को आप ये मानोगे तो ये 0,0, चूंकि ये लेफ्ट साइड है तो आप इसको लिख दीजिएगा -d,0। फिर से आप लिख देंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m1 x1, तो m1 माइनस डी प्लस m2 इंटू 0 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। तो जो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा -m1d डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बच्चों माइनस साइन ये बता रहा है कि m2 के लेफ्ट साइड है, तो अगर मैं इस दूरी को r2 बोल दूं बच्चों, तो R2 बराबर आ जाएगा आपके पास m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस। अब बच्चों ये देखिए, ये तो बेसिक हो गया, पर मैं चाहता हूं कि आप ये रिजल्ट याद रखें, है ना। तो जिससे दूरी पूछी जाए, अगर m1 से दूरी पूछी जाए तो m2d डिवाइड बाय टोटल मास, अगर m1 से दूरी पूछी जाए तो m1d डिवाइड बाय टोटल मास। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर m1 से दूरी पूछी जाए तो m2 इंटू डी डिवाइड बाई टोटल मास, m2 इंटू डी डिवाइड बाई टोटल मास। अगर m2 से दूरी पूछी जाए तो m1 इंटू डी डिवाइड बाई टोटल मास। मतलब जिससे दूरी पूछी जाए उसके अलावा जो मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस से डिवाइड बाई टोटल मास। ठीक है, तो बच्चों आप ये जल्दी से लिख लीजिए। हाँ। हम्म। हाँ, ये माइनस साइन देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस साइन केवल आपको ये बता रहा है कि m2 के लेफ्ट साइड में, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना, तो माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि m2 के लेफ्ट साइड में, बस इतना ही इंपॉर्टेंस है। बाकी दूरी जो है ना r2, ये r2 क्या, ये दूरी है, डिस्टेंस है ना, उसका पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब लेना देना नहीं है। दूरी मतलब दूरी है ना, तो दूरी इतनी होगी m1d डिवाइड बाय m1 प्लस। हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ हाँ, आ रही है, बताइए। माइनस, देखिए, अगर मान लीजिए बेटा आप इसको ओरिजिन मानेंगे और पॉइंट इधर है, ठीक है, तो ओरिजिन मान लीजिए ये है और पॉइंट आपका इधर है, ठीक है, डी दूरी पे, तो इसके कोऑर्डिनेट आप कितना लिखेंगे, -d,0 लिखेंगे। बिल्कुल वही तो, वैसे ही तो काम काम करता है ना हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन के राइट साइड जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस, है ना। लेकिन दूरी पूछे तो उसमें प्लस माइनस नहीं लगाना, दूरी मतलब डिस्टेंस, 2 मीटर है, 1 मीटर है, 4 मीटर है, तो दूरी इतना रखेंगे आप, m1d डिवाइड बाई m1 प्लस। हाँ हाँ, डिस्टेंस सिंपल m1d डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सही है, राइट। तुम लोग एकदम कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट सब भूल गए हो क्या बच्चों। अगर यहाँ पे ओरिजिन है, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, जिसको मैंने m2 पे मान रखा है, तो m2 मान लीजिए ओरिजिन पे रखा हुआ, दूसरे वाले केस में जब आप m2 से दूरी निकाल, और m1 बेटा यहाँ पे है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी d है। अगर बेटा मैं इसको ओरिजिन बोल रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, -d,0 तो लिखूंगा ना। इसमें आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इतना। डन है बच्चों, पढ़ चलें। लिखिए लिखिए भैया, जो नहीं लिखे हैं जल्दी लिखिए। ठीक। बच्चों हटा दूं स्लाइड। हाँ, हटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आ जाइए सवाल। बच्चों बहुत आसान सवाल है, प्लीज गड़बड़ मत करिएगा, सबका सही आना चाहिए। बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, और देखिए कौन सा आ रहा है। ठीक। ठीक। ठीक, सब लोग कर लीजिए बच्चों। दो ऑब्जेक्ट है, 10 किलो और 20 किलो, ठीक है, इनके बीच की दूरी 10 मीटर है, ठीक है,
सवाल में पूछा गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 केजी, 10 किलो से पूछा गया है बच्चों। तो जिससे पूछा जाता है उसके अलावा जो मास है, तो वो मास लिखेंगे जिससे पूछा गया उसके अलावा। 10 से पूछा गया तो 20, 20 इंटू उनके बीच की दूरी डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है बच्चों, तो 20/3 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आया है बेटा समझ में ये? ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। एक और करते बच्चों इसी पे। सबका सही आना चाहिए बेटा, देख लीजिए, गड़बड़ नहीं करना। सबको आया बच्चों 67? करिए बेटा जल्दी से, जो लोग नहीं कर पाए बच्चों करिए। अब इससे आसान सवाल बच्चों नहीं मिलेंगे, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है। 5 किलो और 10 किलो दो पार्टिकल रखे गए हैं। 5 किलो से सेंटर ऑफ मास की दूरी पूछ ली गई है और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर दी है। तो जिस पार्टिकल से दूरी पूछी जाए उसके अलावा, तो 5 से पूछा गया तो 10 को लिखेंगे, 10 इंटू दोनों के बीच की दूरी डिवाइड बाय टोटल मास। तो 5×3 5×2 बच्चों 2/3, इसका मतलब हो गया 67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्योर श्योर। ये हो गया ना बच्चों सबका, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है, चलिए। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। ये तो सिंपल सिंपल से, चूंकि मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं तो उनके प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा बता दिया। थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ। यही तो था, ये वाला। ठीक। अब बच्चों आगे के देखिए, कहानी सुनिए। तो हम लोगों ने ये चीज सीख ली कि अगर दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच बीच की दूरी d है, तो किसी भी एक पार्टिकल से अगर आपको दूरी निकालना है, तो जिस पार्टिकल से दूरी निकालना है, जैसे m1 से दूरी निकालना है तो m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो पहले वाले पार्टिकल से दूरी को बच्चों मान लीजिए मैं r1 बोल देता हूँ, और दूसरे वाले पार्टिकल से दूरी जैसे r2 m2 से दूरी निकालना है तो m1d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। अब बच्चों अगर थोड़ा सा एक रिलेशन निकालना चाहते हैं तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। R1 में बच्चों मैं इस वाली इक्वेशन है जो ऊपर लिखी है ना, ये पहली वाली इक्वेशन, इसमें बच्चों मैं m1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर भी m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी m1। दूसरी वाली इक्वेशन है बच्चों, LHS RHS दोनों बराबर हैं, इसलिए इधर भी m2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी m2 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों अगर आप m1 R1 की वैल्यू देखें तो ये है m1 m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m2 R2 की वैल्यू देखें तो ये भी m1 m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है। तो बच्चों अगर आप इन दोनों इक्वेशन को गौर करें तो क्या इन दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि m1 R1 बराबर m2 R2 होगा? बोलिए बच्चों, है ना, कह सकते हैं ना m1 R1 बराबर m2 R2। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ ये जरा देखते हैं। कि जैसे मान लीजिए पार्टिकल बच्चों एक इधर m1 है और इधर पार्टिकल एक बच्चों m2 है, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास पहले वाले से R1 दूरी पे है, दूसरे वाले से R2 दूरी पे है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो मास का मोमेंट है, तो दोनों साइड के मास के मोमेंट्स बराबर होंगे। मास का मोमेंट ये क्या होता है सर? मतलब मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बच्चों जो m2 R2 होगा उतना ही m1 R1 होगा। ठीक है, तो आप ऐसा बच्चों याद रखना कि m1 R1 बराबर m2 R2। या बच्चों इसको देख के थोड़ा सा एक चीज और कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है बच्चों, मास और आर का प्रोडक्ट, मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट बच्चों, वो कांस्टेंट है। क्योंकि m1 R1 बराबर m2 R2, तो हम बोल सकते हैं m इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी यहां से बच्चों बोल सकते हैं कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब इसका मतलब समझिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बच्चों जैसे जैसे आप m की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, मास बढ़ाते जाएंगे, r पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? r घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? अगर आप मास को बढ़ा रहे हैं तो घटता जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि जितना आप मास को हैवी करते जाएंगे, आर उतना कम होता जाएगा। मतलब जितना हैवी मास होगा, सेंटर ऑफ मास उतना उसके पास में होगा। अगर आप इसको इनफाइनाइट कर दें, m1 को इनफाइनाइट, बहुत बड़ा मास है एज कंपेयर टू m2। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि m2 की वैल्यू बच्चों, एक मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, 0.0000001 माइक्रोग्राम, और m2 की वैल्यू है बच्चों 10 के पावर 24 किलोग्राम।
तो ये तो बहुत बड़ा मास हो गया एज कंपेयर टू दिस। तो बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा अगर ऐसा कोई सिस्टम दे दिया जाए तो? M1 पे लाई करेगा, है ना? तो जितना बच्चों मास बड़ा होगा दोनों में से, उतना ही बड़े वाले मास की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता जाएगा। अच्छा बच्चों एक और केस, अगर मान लीजिए दोनों बराबर हैं, फिर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दोनों बराबर है तो सेंटर पे होगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? ठीक है। तो यहां तक आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं बच्चों। यहां से कंटिन्यू करिए कि M1 R1 बराबर M2 R2 होगा, मतलब MR कांस्टेंट होगा, यानी M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। और फिर वहां से कंक्लूड करने के लिए मैं पॉइंट लिखवा दूंगा आपको। यहां तक लिख लीजिए बच्चों सारे, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R तक। नहीं नहीं, जनरल कभी भी। हम्म, तो हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं आएगा। अब जैसे बहुत बड़ा मास हो गया, बहुत हैवी है और ये कुछ भी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? जितना क्लोज तो आर कम होता जाएगा जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है? बच्चों मैं लिखवा देता हूँ। आई होप आप सारे यहां तक पहुंच गए हो, एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नहीं पहुंचे हो बच्चों तो अच्छा, ठीक। चलिए बच्चों मैं नोट करके लिखवा देता हूँ आपको। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख लीजिए। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास will always be, center of mass will always be closer, center of mass will always be closer to heavier mass, center of mass will always be closer to heavier mass. लिखा बच्चों? center of mass will always be closer to heavier mass. ठीक। बच्चों थोड़े से प्रैक्टिस के सवाल लेता हूं मैं इस पे एक आध, ताकि आप ये M1 R1 बराबर M2 R2 लगाना सीख जाओ। उसके बाद कुछ और सवाल करेंगे। बच्चों बहुत आसान आसान से दो सवाल हैं, दोनों के आंसर आपको जैसे ही हो जाए तुरंत आपको बताना है। एक 6 किलो है का मास है, चलिए बच्चों आंसर बताइए। ठीक बताइए बच्चों। ठीक 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 बच्चों इसमें देखिए आप सीधे प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 into 6 बराबर 1 into m, तो बच्चों यहाँ से m की वैल्यू 12 kg आ जाएगी डायरेक्ट, है ना? अब अगर बच्चों सेंटर ऑफ मास से दूरी दी हो ना, तो आप हमेशा M1 R1 बराबर M2 R2 के बारे में सोचिए। अब जैसे ये सवाल है तो इसमें 2 into 3 बराबर x into 4 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 1.5 मीटर आ जाएगी। सही है ना? ठीक, चलिए। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट कराऊं मैं?
नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो अगर सेंटर ऑफ मास से बच्चों दूरियां पता है क्या बेटा, क्या पेपर के क्वेश्चन? अच्छा अब रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे समझा लेने दीजिए। पेपर के वैसे हर एक क्वेश्चन पिछले क्लास के तुम लोग को मिल जाएंगे, तुम लोग मुझे पूछ के परेशान ना करो। करा दूंगा, करा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग की एक क्लास और है, तुम लोग को पता है ना? हाँ, इसमें नहीं होगा तो बच्चे अगले में करा दूंगा, ठीक है, लेकिन करा दूंगा। चलो पूरा पेपर लेकिन नहीं पूछना, मैं बता रहा हूँ तुम लोग पूरा, एक आध सवाल बस, है ना? तुम लोग सीधा साधा मास्टर बनाओ, घोरे रहते हो तुम लोग। एक आध क्वेश्चन बताऊंगा बस, ज्यादा नहीं। हाँ, इस वो तुम लोग अच्छा अच्छा बोल के, और फिर थोड़ा सा सिलेबस भी बढ़ाया जाए बच्चों आगे। क्या तुम लोग को इसी साल देना है ना नीट? हाँ, पेपर भी थोड़ा सा सिलेबस भी चलते। हाँ, कुछ आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था बच्चों कि जैसे कई बार सवालों में ना आपको R1 R2 वेक्टर फॉर्म में दे रखते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं बताते हैं। तो उसमें भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लीजिए मैं एक मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मैं आपको पहले वाले पार्टिकल जिसका मास m1 है उसका पोजीशन वेक्टर R1, और दूसरा m2 है उसका पोजीशन वेक्टर R2, और मैं आपसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछ लूं, तो इसमें घबराना नहीं है आपको, सीधा सीधा लिखना है वेक्टर RCM बराबर m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हाँ हाँ, अगर आपको पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं R1 R2, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, नोट करिए, फिर इस पे एक सवाल करना है। बोलिए बेटा। अगर पार्टिकल m1 है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आइए बच्चों एक सवाल करते हैं, ठीक है? बोलिए बच्चों, ये सवाल सभी के सामने है। हाँ बोलिए। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस, रुक जाओ, अभी सवाल करने के बाद स्लाइड बैक करूंगा। सिग्निफिकेंस, सेंटर ऑफ पोजीशन उसकी डिपेंड करेगी ओरिजिन पे, ये बात सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ओरिजिन चेंज कर देंगे। अच्छा सवाल पूछा, मैं इसके बाद समझाता हूं उसको, ठीक है? हाँ, मैं लिखवाऊंगा भी इस पॉइंट को। बच्चों ये देखिए सवाल है, दो पार्टिकल हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिया है। क्या? सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है बच्चों। हो रहा है? हम्म, ठीक, ठीक। देखिए बच्चों, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? m1 R1 प्लस m2 R2। तो बच्चों मास 1 kg है, तो 1 kg के पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है? I प्लस 2j प्लस k, I प्लस 2j प्लस k, ठीक है, और प्लस m2 R2, तो 3 kg बच्चों R2 दिया हुआ है, माइनस 3i माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास बच्चों हो जाएगा 3 प्लस 1 4, ठीक है, ये बन जाएगा आई और बेटा माइनस 9i, तो आई माइनस 9i बन जाएगा बच्चों माइनस 8i। फिर देखो 2j और माइनस 6j, 2j माइनस 6j माइनस 4j। बच्चों देखिए, देखते रहिएगा अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा, और प्लस के है बच्चों, और यहाँ पे प्लस 3k, तो प्लस 4k, और 4 से बच्चों आपको डिवाइड करना है, तो बहुत सही बन रहा है ऊपर, तो ये बन जाएगा माइनस 2i माइनस j प्लस के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों कुछ ये होंगे, ठीक है? तो माइनस 2i माइनस j, ओ डी ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है बच्चों, रुकिए जरा मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए सवाल पढ़िए ना बच्चों, उसने ये नहीं कहा है कि, उसने ये कहा है कि
कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनमें से किसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? आप सवाल समझ पाए क्या? जैसे देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट आ रहा है क्या फिर? 4, 5 है मेरे हिसाब से बच्चों, ये √6 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर √6 आ जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सा √6 है बच्चों, पहला वाला ही √6 बन जाएगा। हाँ 9 4 13 ये तो गलत ही हो गया, 4 4 8 ये भी गलत है, 4 5 4 9 ये भी गलत है, √6 मैच करेगा बच्चों पहला वाला। क्लियर है सबको? एक बार और बता दें, क्या नहीं समझ में आया बताइए। अच्छा आप कुछ भी नहीं आया? देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक 1 किलो का है, एक 3 किलो का है। 1 किलो की पोजीशन वेक्टर देखिए ये दिए हुए हैं, ये 1 किलो वाले का है, और 3 किलो वाले के पोजीशन वेक्टर ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 किलो वाले का है, और पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले तो आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 4। तो जब पोजीशन वेक्टर के सेंटर ऑफ मास निकाल के लाए तो ये हो गया। ठीक है, अब चूंकि सवाल में बोला गया था मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे √6, वो इनमें से किस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है? तो पहले ऑप्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सबके मैग्नीट्यूड अलग अलग आएंगे, √6 के बराबर केवल पहला वाला है, तो पहला वाला आंसर। ठीक है, चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। पूरा नहीं लिखिएगा बेटा, है ना? ऐसा लिखिएगा कि 1 किलो उसके पोजीशन वेक्टर, 3 किलो उसके पोजीशन वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा पूरा मत लिखिएगा नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बच्चों अब वर्क एनर्जी पावर की डीपीपीस के क्या हालचाल है? हो गए हैं पूरे डीपीपीस वर्क एनर्जी के? ठीक है। अच्छा सर्कुलर मोशन के बच्चों जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लास्ट की 2 डीपीपीस हैं वो सर्कुलर मोशन को डेडिकेटेड है, तो वो भी करना पड़ेगा आपको, है ना? अच्छा मैं डीपीपी का डिस्कशन करूंगा क्लास में, क्योंकि डीपीपीस नहीं करते हैं तो तुम लोग भी करना छोड़ देते हो, तो करके आइए बच्चों डीपीपीस, है ना? डिस्कशन शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा हाँ करते हैं करते हैं। ये तो लिख लिया ना आप सबने? हाँ लिखिए। नहीं नहीं बस अब छुट्टी है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप पेपर के लिए कोई कुछ पूछना चाहे बच्चों तो 1-2 मिनट है। वो एक सवाल कह रहे थे, वो स्फीयर के ऊपर से बॉल पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है। हाँ तो देखिए बेटा, तो इसमें क्या कुछ डाउट था क्या बच्चे आपको कि मतलब ये क्यों लगाएंगे या? राइट राइट राइट। सेफ देखिए देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए सेफ स्पीड अंडर √GR, आप सेफ बोल रहे हैं ना, सेफ अंडर √GR यही बोल रहे हैं ना? हाँ, वो तब होता बेटा जैसे आप मान लीजिए कि नीचे एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको आपने कनेक्ट नहीं किया है सेंटर पे से, बस ये स्लाइड करने के लिए फ्री है ना? और आपने इसको अंडर √5GR दे दिया, ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड अंडर √GR हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। अब जो सवाल पूछा गया था उसमें स्फीयर जो है वो, मतलब जो पार्टिकल है वो स्फीयर के अंदर नहीं, स्फीयर के बाहर है। अगर आप स्फीयर के बाहर अंडर √GR दे देंगे तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। मतलब कहने का बच्चों ये है कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि √GR से सर ज्यादा देना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? √GR से नहीं, √GR से कम देंगे। मान लीजिए आप √GR की वैल्यू बच्चे एक मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, आप 9.99 मीटर पर सेकंड देंगे तो ये कांटेक्ट रहेगा इस पॉइंट पे, नॉर्मल 0 नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने 10 दे दिया, नॉर्मल 0 कांटेक्ट छोड़ देगा। तो 10 पे नॉर्मल कांटेक्ट छोड़ देगा बेटा, कम से कम 10 पे कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है,
हाँ, हाँ यार, वो मुझे वो इंडिपेंडेंट ही लग रहे थे, लेकिन शायद आपको आंसर में दिया है कि इंटर रिलेटेड है ना? हाँ, हाँ। मैं थोड़ा-सा उस पे एक बार और डिस्कशन कर लेता हूँ बेटा, है ना? बोलिए बेटा। हाँ, हाँ। ऑप्शन बी क्या था उसमें? अ, और सिचुएशन शायद ये थे कि एक रॉकेट है, वो अर्थ से दूर जा रहा है ना? तो उसमें जो हाँ, तो उसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है ना, तो जो गैसेज़ नीचे से निकलती हैं बच्चे, ये ऊपर इसको थ्रस्ट फोर्स देती हैं, है ना? और ये गैसेज़ के फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है? ये होता है। अब इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन आपका मैच कर रहा हो बेस्ट, वही आंसर हो जाएगा। सी में क्या कह रहे हैं वो? हाँ, तो यही तो सही है बेटा कि ये जो गैसेज़ हैं, अर्थ के अर्थ के अगेंस्ट एक बार वो अर्थ वाला ऑप्शन पढ़िए एक बार फिर से तो। पुश अगेंस्ट द अर्थ और स्टेटमेंट क्या है सवाल का? बिकॉज़ ऑफ गैसेज़ विद हाई वेलोसिटी। तो देखिए जब भी रॉकेट ऊपर जाता है, तो रॉकेट का जो इंजन है ना, रॉकेट का इंजन, वो फोर्स ऊपर नहीं लगाता है। रॉकेट का इंजन क्या करता है? रॉकेट का इंजन जो इसमें गैसेज़ होती है ना, उन गैसेज़ को नीचे थ्रो करता है, ठीक है? तेज़ी से और रॉकेट की गैसेज़ जो निकलती हैं, उसपे उसकी वजह से उसपे रिएक्शन फोर्स लगता है और उसके ऊपर वजह से ऊपर जाता है। ये होता है पूरा मैकेनिज़्म। ठीक है? तो जो इंजन होता है, वो रॉकेट को ऊपर नहीं ले जाता अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट। इंजन क्या करता है? गैसेस को नीचे फेंकता है ना? तो उनका रिएक्शन फोर्स लगता है और वो ऊपर जाती हैं। एक्शन लग रहा है गैसेस पे। जो वो गैसेस हैं, उन पे एक्शन लग रहा है, उनका रिएक्शन रॉकेट पे लग रहा है, ऊपर जा रहा है। बोलिए। हुँ। बोलिए बेटा। हाँ, हाँ। ओके। हाँ, हाँ। ओके। ठीक है। हुँ। देखिए बच्चों, आप इसमें क्या करिएगा बेटा, आप कि पहले ना जो बॉम्ब है वो रेस्ट पे है ना, ठीक है? और फिर वो एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड होता है, उसके कुछ हिस्से हो जाते हैं। एक मान लीजिए इधर जा रहा है, एक मान लीजिए इधर जा रहा है और एक मान लीजिए इधर जा रहा है, कहने के लिए, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो उसमें पूछा गया है, जैसे तीसरे फ्रेगमेंट की स्पीड मान लीजिए पूछा गया है, इसकी दी हुई है, इसकी दी हुई है, इसकी पूछी गई है। तो आपको नहीं पता इसकी, तो आप मान लीजिए v इसकी स्पीड, ठीक है? और ये मान लीजिए थीटा एंगल पे जा रहा है। अब आप क्या करिए कि x डायरेक्शन के मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए, y डायरेक्शन के मोमेंटम को कंजर्व कर दीजिए, ठीक है? 2 अननोन आएँगे, एक तो इसकी स्पीड नहीं पता और किस एंगल पे जा रहा है ये भी नहीं पता। तो दोनों आपके सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? और अगर सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, जो पार्टिकल का पूछा गया है ना, उसका मान लीजिए उसका x कॉम्पोनेंट Vx है और y कॉम्पोनेंट Vy है ना? ये मान लीजिए m मास का पार्टिकल इधर जा रहा है। तो x डायरेक्शन के मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, y डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, आ जाएगा। और बाकी इस टाइप के सवाल बच्चे अभी मैं लूँगा, जब आपको कोलिजन पढ़ाऊँगा ना, इसी चैप्टर के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हाँ, मैं ये अभी कराऊँगा सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर, तो हो जाएँगे, ठीक है? ओके। बोलिए बेटा। कौन-सा सवाल है वो? नंबर बता दीजिए। ठीक है, 34 है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, 0.70, 0.73 आंसर आ रहा था, 10 लेके आपने 0.70 लगा दिया, ऐसा? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड बेटा। इसमें ये बताइए, इसमें ये जी डिनोमिनेटर में आ रहा था या न्यूमरेटर में आ रहा था? जी।
शायद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी थी ना बच्चों। हाँ, तो इसमें जी बेटा डिनोमिनेटर में आ गया। देखिए आप समझिए, अगर आप 10 लेते हैं मान लीजिए और आपका आंसर 0.7 आता है, एक समझने की बात है। बेटा जब आप 9.8 लेंगे तो आप कह रहे हैं कि 9.8 लेंगे तो 0.73 से ऊपर आना चाहिए ना, तो 0.75 ही सही होगा बच्चे। लेकिन हाँ, लेकिन 0.73 आपको ऑप्शन में नहीं मिला होगा कहीं पे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ बेटा, पर ये गलत होगा 0.70 का। कारण ये है, देखिए आप समझिए, अगर आप डिनोमिनेटर में 10 ले रहे हैं, आपका आंसर 0.73 आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो तो मैच नहीं कर रहा, तो हमें ये इसका मतलब ये समझ में आया कि 9.8 लेना पड़ेगा। तो जब बेटा आप 10 से नीचे जाएंगे, है ना, तो जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। तो अगर आपको 0.73 नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ये थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि यार 9.8 या 10 से कुछ कम वैल्यू लेंगे। 10 से कम लेंगे बच्चे तो 0.73 से बड़ी जो वैल्यू होगी वो पिक करना चाहिए आपको। 0.70 पिक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 9.8 अगर 10 से बड़ी वैल्यू लेंगे तब तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात जो बताना चाह रहा हूँ? हाँ, और इस टाइप के सवाल बच्चे आपको नीट में मिल सकते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से पेपर आता है, तो थोड़ा सा आप तैयार रहिए। हाँ, और अगर नहीं नहीं वो सवाल में शायद वो कह रहे हैं कि दिया हुआ है। देखिए बेटा, दिया हुआ है, आपने रखा, सब कुछ सही आ गया, लेकिन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो आप 10 से नीचे जाएंगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 0.73 से जो उसके क्लोजेस्ट बड़ा ऑप्शन है वो पिक करना चाहिए आप, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।